हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। जैसा कि हमने अपना क्लास 10 सोशल साइंस की सीरीज चालू कर रखी है और आज हम जो है टॉप 100+ MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चों एक बार और बताना चाहता हूँ, इस MCQ को आपने कर लिया तो इससे बाहर आपको पेपर में MCQ नहीं देखने को मिलेंगे। यानी 20 मार्क्स जो है आपके फिक्स है यहाँ पे। पूरे के पूरे 20 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो बच्चों विकास का सही अर्थ क्या है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। केवल धन कमाना, जीवन स्तर में सुधार करना, व्यापार बढ़ाना या उद्योग लगाना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार करना। विकास का मतलब कि ये नहीं कि आप पैसा कमा रहे हो, नहीं, पैसा के साथ साथ आपको शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, आपको क्या चाहिए, रोजगार भी चाहिए। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, एक पूर्ण रूप से विकास हो सके। दूसरा बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कुल आय। कुल आय जो है टोटल इनकम को आप क्या कर सकते हो, अपने टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या से जब आप भाग कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपनी प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, कुल आय को हम जब जनसंख्या से भाग करते हैं। HDI क्या है बच्चों, HDI का पूर्ण रूप क्या होता है। HDI का मतलब होता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आपको भी कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी पेपर में कि हाई डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इन दोनों में से क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, इससे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। HDI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है बच्चों, UNDP। किसके द्वारा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों। विकास का कौन सबसे अच्छा सांकेतिक माना जाता है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशी या मानव विकास सूचांक। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, HDI कहते हैं। मानव विकास सूचांक को HDI कहते हैं। और इसके अंदर बच्चों 3 चीज़ें आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को हम क्या कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है बच्चों, सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास का बच्चों मतलब होता है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज हमें क्या करना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। यानी भविष्य को सुरक्षित रखते हुए क्या करना है, हमें विकास रखना है। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HDI का घटक नहीं है बच्चों। मैंने ऐसे ऊपर बताया आपको, HDI में आता है शिक्षा, आय, इसे बताया तो शिक्षा आता है, आय आता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य आता है। मतलब ये क्या नहीं आता, जनसंख्या कभी भी हमारा HDI घटक में नहीं आता। जनसंख्या से आप कैसे विकास कर लोगे, उल्टा जितनी जनसंख्या किसी देश में ज़्यादा होगी उतना विकास कम होगा, क्योंकि सरकार को उतना ही ज़्यादा खर्चा, उतना ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विकास का लक्ष्य किस पर निर्भर करता है बच्चों। विकास का लक्ष्य निर्भर करता है व्यक्ति की ज़रूरतों पर। यानी एक इस देश में, जैसे मान लो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों तरह के कपड़े चाहिए। लेकिन रूस चले जाओ या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पूरे साल भर सर्दी पड़ती है, तो वहाँ गर्मी के कपड़े नहीं पहने जा सकते। तो सेम इसी प्रकार है, हर देश की अपनी ज़रूरत होती है। जैसे अमेरिका के लोगों की अलग ज़रूरत होगी, इंडिया के लोगों की अलग ज़रूरत है। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज़ चले जाओ, साउथ अफ्रीका जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गरीबी है। ठीक है, आप लीबिया चले जाओ इधर की तरफ, तो हर व्यक्ति की ज़रूरतों पर निर्भर करता है विकास। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही माप नहीं है। प्रति व्यक्ति दर सर है, प्रति व्यक्ति आय अगर किसी देश में ज़्यादा होगी तो मतलब वहाँ के इंसान अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, जिससे वो अपना जीवन सुधार सकते हैं। साक्षरता दर यानी जो पर वो शिक्षा होना, यानी किसी देश में अगर लोग शिक्षित है तो वहाँ के विकास तो होगा ही ना बच्चों। शिशु मृत्यु दर, हाँ जी सर, शिशु मृत्यु दर भी डिपेंड करता है। ये बच्चों शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है हेल्थ। अगर मान लो किसी देश में हेल्थ यानी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बढ़िया होगी तो वहाँ पे लोग कम मरेंगे, लोग कम मरेंगे मतलब वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो बच्चों आंसर क्या है इसका, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी भी विकास का सही माप नहीं होता है। जीवन प्रत्याश का क्या अर्थ होता है। जीवन प्रत्याश का अर्थ होता है बच्चों औसत आयु। यानी किसी भी देश में औसत आयु कितनी है। जैसे आज के टाइम पे भारत में औसत आयु 65 से 70 वर्ष है। यानी एक इंसान, भारत में एक इंसान लगभग 65 से 70 साल ही आज के टाइम पे जी रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 70 साल तक वो जी पाता है, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अभी हर इंसान पे अप्लाई नहीं होती, बस औसत एज निकाला है हमने। भारत का HDI स्तर किस श्रेणी में आता है। भारत का HDI स्तर आता है मध्यम श्रेणी। यानी भारत के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और आय मतलब ठीक ठाक है। मतलब लोग ये नहीं है कि हम कह सकते गरीब है और ना ही हम ये कह सकते कि अमीर है, मतलब मध्यम वर्ग में आते हैं ज़्यादातर फैमिली।
शिशु मृत्यु दर किसका संकेत है? शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य सुविधाओं का संकेत है। अगर किसी देश में जैसे चाइना देख लो, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही बढ़िया है, तो वहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम होता है, क्योंकि टाइम पे लोगों को इलाज मिल जाता है। वहीं भारत देख लो, आपको लगेगा कि सरकारी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, तो वहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, जिससे आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर मरने के चांसेस मरीजों के ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का आ, जो है शिशु मृत्यु दर संकेत करता है। एचडीआई में शिक्षा का मापन किससे होता है? एचडीआई में शिक्षा का मापन होता है स्कूल वर्ष, यानी एक वर्ष में कितना स्कूल लोग बच्चे जाते हैं, और साक्षरता दर, और किसी देश में कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो बच्चों, इन दोनों से ही हम क्या शिक्षा को माप सकते हैं ना। अगर हमारे मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे भी स्कूल जाने के लिए फोकस करेंगे, मेरे पे भी, मेरे स्वास्थ्य शिक्षा पे भी वो क्या है, ज़्यादा ध्यान देंगे। सतत विकास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है बच्चों? सतत विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है जंगल की कटाई करना। नहीं सर, अगर हम सारा जंगल आज ही काट देंगे तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। कोयला उपयोग करना, आपको पता है ना, कोयला लिमिटेड मात्रा में, और इसे हम नहीं बना सकते। अगर आज ही हम लोगों ने सारा कोयला उपयोग कर लिया, तो हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। डीजल, ये भी पता है ना आपको, एक लिमिटेड मात्रा में है डीजल। अगर आज ही सब लोगों ने डीजल का उपयोग अंधा मात्रा में शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो एक दिन डीजल खत्म हो जाएगा। और ये तो है नहीं कि डीजल एक दो दिन में ही बन जाएगा, लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने में। तो बच्चों, क्या है इसका आंसर? सौर ऊर्जा है इसका आंसर। सौर ऊर्जा तो सर हर दिन सूरज निकलेगा, हर दिन सोलर से ऊर्जा बन जाएगी। तो सौर ऊर्जा क्या है बच्चों? सतत विकास का सबसे बढ़िया उदाहरण है। प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है बच्चों देशों की तुलना करने के लिए। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना कर लो, तो हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों की जो है, वो जो रहने की, वो जीने की जो है स्तर, वो पाकिस्तान से बढ़िया है। बेहतर जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, बेहतर जीवन के लिए क्या आवश्यक है? प्रदूषण। अच्छा, जैसे शिक्षा, हाँ जी सर, अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम अपने जो है रोजगार आसानी से ढूंढ पाएंगे और अपने फैमिली को चला पाएंगे। स्वास्थ्य, अब आपको पता है अगर इंसान स्वास्थ्य नहीं है तो आप कितने बड़े पोस्ट पे क्यों, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। रोजगार होनी चाहिए। प्रदूषण, क्या बिना प्रदूषण के आपका जीवन बढ़िया नहीं होगा? अरे सर, प्रदूषण जो है क्या है, बेहतर जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। अब बच्चों, अगला, विकास के लक्ष्य क्या क्या होते हैं? बच्चे, सबसे पहले विकास का लक्ष्य होता है समान होना, स्थिर होना और सीमित होना। मतलब बच्चों, स्थिर का मतलब होता है कि हमारे जो देश में ये नहीं हो कि हर एक साल 6 7 महीने में चुनाव आ जा रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पा रहा। तो आपको पता है ना, जब भी चुनाव होते हैं दंगे फसाद होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सीमित का मतलब बच्चों यहाँ पे है कि हम अपने जो है वो इच्छा जो है बिल्कुल क्या रखें, सीमित रखें, असंभव मात्रा में ना रखें। मतलब आज के टाइम पे सब ये कह दें कि हम रोल्स रॉयल ही कर देंगे, कार ही कर देंगे, हम सरकारी बसों में बैठ के नहीं जाएंगे। तो इससे बच्चों अंधाधुंध मात्रा में क्या होगी, प्रकृति के जो रिसोर्सेज है, स्रोत है, उसका अंधाधुंध यूज होगा। और समान करना, यानी जो गरीब लोग हैं उसको सब्सिडी देना, ताकि वो क्या अमीरों के समान आ सके। क्या अलग अलग करना? क्या विकास का लक्ष्य का मतलब ये है कि अमीर को अमीर बनाना, गरीब को गरीब? नहीं सर, विकास का लक्ष्य है कि सभी लोगों को एक समान स्तर पर लाना। एचडीआई में आय का मापन किससे होता है? एचडीआई में आय का मापन होता है प्रति व्यक्ति आय। एचडीआई के बाद जो देखो कितने क्वेश्चन आ गए, तो आप याद कर लेना। एचडीआई में क्या आता है? शिक्षा आती है, और बच्चों क्या आता है? आय आता है, और बच्चों क्या आता है? रोजगार आता है। तीन चीज़ आती है, शिक्षा, आय, रोजगार। नहीं तो बच्चों आपको याद ही हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है एचडीआई के ऊपर। तो एचडीआई में आय का मापन किससे होता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के विरुद्ध है? जल संरक्षण करना। नहीं सर, जल को संरक्षण करेंगे, यानी जल को हम प्रदूषित नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए काम में आएगा, पीने के लिए। ये है सर। वनों की कटाई करना। नहीं सर, अगर हम वन सारे काट देंगे तो सतत विकास नहीं होगा। तो आंसर हमें मिल गया बी। पवन ऊर्जा बनाना, सौर ऊर्जा बनाना। पवन ऊर्जा का मतलब हवा से क्या बिजली पैदा करना। अरे सर, आज ही क्या, हजारों करोड़ों साल बाद भी हवा बहेगी, और 1000 करोड़ साल बाद भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। विकास का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? विकास का उद्देश्य एक ही होता है, किसी के भी जीवन को क्या करना, बेहतर करना। सिर्फ पैसा कमाना विकास नहीं होता। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय आय का मतलब देश में कुल कितने, देश में जितने भी लोग हैं वो कुल मिला के कितना पैसा कमा रहे हैं, उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी देश की कुल आय कितनी है। जैसे हमारे देश में 140 करोड़ रह रहे थे, 140 करोड़ लोग कितना रुपए कमाते हैं, उसी को हम जब जोड़ देंगे बच्चों, तो कुल आय निकल आएगी। एचडीआई में स्वास्थ्य को किससे मापा जाता है? एचडीआई में स्वास्थ्य को मापा जाता है बच्चों जीवन प्रत्याशा से। किससे बच्चों? जीवन प्रत्याशा, यानी शिशु मृत्यु दर भी कह सकते हो, कि किसी भी
देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है, मतलब अगर शिशु मृत्यु दर कम होगी इसका मतलब है हम उस देश की स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही अव्वल लेवल की होगी। शिशु मृत्यु कब होगा, जब मान लो कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और उसे एक अच्छी सुविधा मतलब बेहतर इलाज मिल सके। इससे क्या, अगर बेहतर इलाज मिलेगा तो बच्चा और माँ दोनों ही क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इससे हम समझ लेंगे कि उस देश की क्या स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सामाजिक संकेत नहीं है बच्चों। सबसे पहले आई, आई जो है विकास का सामाजिक संकेत नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किसे जन्म देता है। अगर मान लो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे खनिज पदार्थ हो गए, पठार हो गए, जल हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, इन सबको हम हद से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो क्या हद से ज़्यादा उपयोग करना विकास कहलाता है? नहीं सर, संकट कहलाएगा ना। हाँ, फ्यूचर अगर मान लो मैं आज सारे पेड़ काट दूँ तो भारत में बारिश ही नहीं होंगे, भारत में बारिश नहीं होगा तो अकाल पड़ जाएगा, किसान भूखे मर जाएंगे। तो ये बच्चों विकास होता है? नहीं सर, संकेत इसका आंसर हो जाएगा। विकास का बहुआयामी अर्थ क्या है। विकास का बहुआयामी अर्थ केवल आर्थिक, केवल सामाजिक, केवल पर्यावरण, सभी पहलू। तो बच्चों सभी पहलू, आर्थिक रूप से भी हमें क्या होना, सशक्त होना है, सामाजिक रूप से भी हमें क्या होना है, समाज के रूप में भी हमें अपनी भूमिका को निभानी है, और पर्यावरण को तो देखना ही है। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यानी जैसे पेड़ काटना, ठीक है, घर का गंदा पानी जो हम नदी में बहा दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और विकास में भी बाधाएं आएगी। विकास का आर्थिक संकेत कौन सा है। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, तो बच्चों प्रति व्यक्ति आय क्या विकास का आर्थिक संकेत होता है। एचडीआई में कितने घटक होते हैं। तो बच्चों एचडीआई में 3 घटक होते हैं, क्या क्या, शिक्षा, दूसरे नंबर बच्चों स्वास्थ्य, और तीसरे नंबर बच्चों आय। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय क्या होता है, एचडीआई के घटक होते हैं, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से क्या बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से बच्चों जीवन प्रत्याशी रेस बढ़ता है, यानी शिशु मृत्यु दर बच्चों कम होती है। सतत विकास का लक्ष्य क्या है। सतत विकास का लक्ष्य यह है कि बच्चों आज का लाभ होना, यानी आज हम प्रॉफिट कमा ले, चाहे भविष्य में कमाए ना कमाए, नहीं सर। उद्योग को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, नहीं सर। भविष्य को सुरक्षित रखना, यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या रखना, चीज़ों को बचा कर रखना। ये देख लो बच्चों, आज हम शेर को हमने इतना शिकार कर लिया कि अब हमें उसे एक पिंजरे वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर रहा हूँ, चिड़ियाघर में उन्हें सेफ रखा जा रहा था कि क्या हो, आने वाले भविष्य जब वो पढ़ेंगे कि L4 लोयन होता है, लोयन ऐसे दिखता है फोटो में, तो वो रियली में देख सके क्या शेर ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। इसको बचाने के लिए आज हमें चिड़ियाघर बनाने पड़ रहे हैं। देखो इतना मात्रा में हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। निम्न में से कौन सा विकास का सही उदाहरण नहीं है बच्चों। अत्यधिक पैसा लेकिन बीमारी। आपको मैं 100 करोड़ रुपए दे दूँ लेकिन आप हमेशा बीमार रहोगे, कोई फ़ायदा है नहीं सर, क्योंकि आप बीमार रहोगे, कुछ चीज़ खाओगे नहीं, पैसा लेके क्या करोगे। ठीक है, कम पैसा कमाना लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य। प्रदूषण, प्रदूषण मैं आपको 1000 करोड़ रुपए दे दूँ लेकिन आपको बोलूँ प्रदूषण के बीच में रहना यानी दिल्ली का प्रदूषण में सड़कों पर रहना, पर आपके बैंक में 1000 करोड़ रुपए, सर कोई फायदा नहीं, ऐसे ही मर जाऊंगा मैं 1-2 दिन बाद। बेरोजगारी रखना, आपको रोजगारी नहीं देना, नहीं। कम पैसा मतलब, कम पैसा मतलब इतना भी कम नहीं कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य अफोर्ड नहीं कर पाओ, ठीक ठाक आपके पास पैसा है, यानी आपकी सैलरी मान लो आज के टाइम पे 80 से 90 हज़ार है, तो ये इनफ सैलरी है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, मिडिल मैन के लिए। और साथ ही साथ आपको शिक्षा और स्वास्थ्य भी बढ़िया मात्रा में मिल जा रहा, तो ये बच्चों क्या है आपका विकास का सही उदाहरण है। तो देखो बच्चों, हमने मुश्किल से 13 से 14 मिनट हुआ होगा, और हमने यहाँ पे अपना 30 सबसे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको अभी तक बढ़िया लगा हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम चलते हैं अपने अगले जो है MCQ की तरफ। बच्चों आर्थिक गतिविधि का सही अर्थ होता है क्या। आर्थिक गतिविधि का सही अर्थ होता है सामाजिक कार्य करना, नहीं सर। आर्थिक, आर्थिक वर्ड से आपको समझ आना चाहिए कि इसके बारे में बात हो रहा है, पैसों के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, पैसों के बारे में बात हो रहा है, यानी इसको सोशल साइंस में क्या कहता है, आय। क्या कहते हैं हिंदी में पैसा कहते हैं, सोशल साइंस में इस वाले वर्ड को क्या कहते हैं, आय। तो आय अर्जित करने वाले का आय, यानी आर्थिक गतिविधि ऐसे काम जिससे आप पैसे कमा सकते हो बच्चों, क्या कहलाता है, आर्थिक गतिविधि कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र मतलब आप ये मान लो कृषि से संबंधित, यानी प्राकृतिक से संबंधित। फैक्ट्री, क्या फैक्ट्री प्रकृति से संबंधित है, नहीं सर। बैंक, क्या बैंक प्रकृति से संबंधित है, नहीं। परिवहन मतलब बस कार प्रकृति से संबंधित है, नहीं। कृषि, हाँ, कृषि में क्या होता है, हम धान उगाते, गेहूँ उगाते, तो ये क्या प्रकृति से उगाते हैं ना, मिट्टी से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है। द्वितीय क्षेत्र का मुख्य मुख्य कार्य, जैसे बच्चों मैंने प्राथमिक क्षेत्र यहाँ से बच्चों मैंने क्या उगाया, कृषि, यानी मान लो मैंने गेहूँ उगाया, अब गेहूँ से क्या बना सकता हूँ मैं, ब्रेड बना सकता हूँ ना, ब्रेड बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, गेहूँ। गेहूँ को मैं क्या डालूंगा, फैक्ट्री में डालूंगा,
आटा बनेगा वहाँ पे, और आटे का मैं क्या बना दूंगा, ब्रेड बना दूंगा, या आटे से पहले मैदा बनाऊंगा, फिर मैदे से क्या बना दूंगा, ब्रेड। तो बच्चों कच्चे माल जो गेहूँ है उससे एक पक्का माल बनाना यानी ब्रेड बनाना, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी कच्चे माल को तैयार करना किस में, फाइनल माल में यानी पक्के माल में, उसे ही बच्चों क्या कहते हैं हम, द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तृतीय क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र में बच्चों क्या आता है, सेवा, क्या देना, सेवा भाव देना। जैसे बच्चों बैंक हो गया, क्या हो गया, सेवा क्षेत्र। इस सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है बच्चों, बैंक, ठीक है। परिवहन सेवा यानी बस कार की सेवा जो सरकार आपको देती है, तो ये बच्चों क्या होता है, तृतीय क्षेत्र आता है। तो बच्चों कृषि क्षेत्र प्राथमिक, उद्योग क्षेत्र द्वितीयक, व्यापार क्षेत्र द्वितीयक, तो बचा कौन सा बच्चों, सेवा क्षेत्र, वो क्या होता है, तृतीयक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है, खेती करना सर प्राथमिक, मछली पालन करना सर प्राथमिक, खनन करना, खुदाई करना, तो खनन मतलब कहाँ से करेंगे, प्रकृति में से करेंगे, यानी पठार को तोड़ेगा, पठार कैसा प्राकृतिक है, तो इसलिए प्राथमिक में आएगा। तो बच्चों बैंक, बैंक क्या है, बैंक सुविधा देता है आपको, पैसे आप बैंक, आप पैसे में डिपॉजिट कर सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, तो ये क्या बच्चों, ये आपको सुविधा देता है, कोई प्राकृतिक रूप से नहीं है। तो ये बच्चों किसका है, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। संगठित क्षेत्र की कौन कौन सी विशेषता है, संगठित क्षेत्र में कोई नियम नहीं होता, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता सर, होता है। आप मान लो सरकारी ऑफिसर बन गए तो आपको सरकार का कंट्रोल, सरकार के रूल्स मानने पड़ेंगे। निश्चित वेतन होता है, हाँ जी सर। आपको सरकार मान लो आप आईएएस लगे हो तो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ या 1.5 लाख रुपए पर मंथ हर महीने मिलेंगे ना। ये तो नहीं है कि किसी महीने में सरकार आके बोलेगी नहीं इस महीने में तो 10,000 दूंगी, नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं सर, सारी हॉलीडे की छुट्टी आपको मिलेगी। नौकरी असुरक्षित रहेगी, एक नौकरी, एक बार आप सरकारी नौकरी लग गए तो आपको 60 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई ऐसा बड़ा वो नहीं करा, अपराध करा। तो बच्चों क्या है इसका, निश्चित वेतन मिलता है, ये संगठित क्षेत्र का क्या उदाहरण है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में क्या नहीं मिलता है, वेतन। ऐसा थोड़ी ना, अगर मान लो लेबर भी हो आप, चाहे खेती में काम करते, खेत में वो करते लेबर हो, आपको पैसे नहीं देगा खेत वाला, सब देगा। छुट्टी, हाँ छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, क्या छुट्टी नहीं देगा वो, चाहे संडे हो या मंडे, आपको रोज आना पड़ेगा। काम क्या, असंगठित क्षेत्र वालों को काम नहीं मिलता सर, मिलता है, मजदूरी भी मिलती है। तो बच्चों क्या नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा। सरकारी अफसर रहेगा तो शनिवार की भी छुट्टी रहेगी और रविवार की छुट्टी, लेकिन अगर प्राइवेट में नौकरी करोगे तो शनिवार को भी जाना पड़ेगा, रविवार को भी जाना पड़ेगा। प्लस में हो सकता है कि रविवार की वो आपको सैलरी भी नहीं दे पर काम करवा लें। बच्चों रेलवे किस क्षेत्र से संबंधित है सर, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक है ना रेलवे, रेलवे हमारी सरकार चलाती है ना। निजी क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है, एसबीआई, रेलवे, पोस्ट ऑफिस। आपको पता है ना एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर सरकारी है। रेलवे आप अभी ऊपर पढ़ा सर, आपने बताया सरकारी होता है नहीं रेलवे बच्चों, रेलवे में आप किसी भी डिपार्टमेंट में लग जाओ सरकारी नौकरी है। पोस्ट ऑफिस सर सरकारी नौकरी होता है, डाकिया सरकारी होता है। टाटा मोटर यानी टाटा की कंपनी में लगे सर, टाटा मोटर तो प्राइवेट कंपनी है। तो बच्चों ये क्या है, निजी क्षेत्र का उदाहरण है। टाटा किसका उदाहरण है बच्चों, निजी क्षेत्र का उदाहरण है। बेरोजगारी का सही अर्थ क्या होता है बच्चों, बेरोजगारी का अर्थ होता है काम करने की इच्छा तो है लेकिन मुझे काम ही नहीं मिल रहा। अब जैसे मैंने बच्चों, मान लो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन जो है अब मुझे क्या है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसी चाहिए कि ऑफिस लेवल का काम मिले, लेकिन मुझे ऑफिस लेवल का काम नहीं मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा है, सड़कों पे वो लगाना, लेबर मजदूरी का काम मिल रहा है। तो बच्चों मैं ऐसा काम करना चाहूँगा नहीं। तो वही है, काम करने की मेरी इच्छा तो है लेकिन मुझे उस लेवल का काम नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा बच्चों, बेरोजगारी कहूँगा। किसानों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी होती है, मौसमी बेरोजगारी। सर कैसे मौसमी बेरोजगारी होती है बच्चों, किसान जो है किस पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ बच्चों जैसे मान लो गेहूँ है, अब गेहूँ ये तो है नहीं कि गेहूँ का अगर पौधा आज लगा दिया तो कल गेहूँ उग जाएगा, 2 से 3 महीने का टाइम लेता है। तो 2 से 3 महीने क्या किसान फैक्ट्री में लग जाता है, नहीं सर, वो तो घर पे बैठा रहता है या फिर खेती की देखभाल करता रहता है। तो उस तरह की बेरोजगारी को बच्चों क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। परक्षण बेरोजगारी का मतलब क्या होता है बच्चों, परक्षण बेरोजगारी का मतलब होता है अधिक लोग कम काम। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपकी मान लो, आप या घर मान लो, अभी मोस्ट ऑफ आपके घर में, घर नहीं बच्चों खेत मान लो, क्या ये आपका खेत है, ठीक है, इतना सा खेत, इस खेत में अगर आपके घर से कोई 2 लोग भी लग सके, कोई 2 लोग भी मिलके क्या पूरी खेती कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा एक खेत होता है लेकिन उसमें पूरा परिवार लगा होता है, मम्मी पापा उसके बच्चे दादा दादी सब उस खेत में लगे होते हैं, लेकिन हालांकि जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है लेकिन काम क्या है, ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे जरूरी थे वो ज़्यादा लोग काम करना, नहीं, पर वो कर रहे हैं ना। तो वही वाली बात है, अधिक लोग हैं लेकिन काम कम है,
उस खेत में हो सकता है कि आप और आपके पापा लग के पूरा खेत संभाल लेते, पूरा खेती कर लेते और उतना ही उत्पाद बनाते। लेकिन चूंकि उन्हें और कहीं काम नहीं मिल रहा है तो आपके घर के सारे लोग जाए उस खेत में जाके काम करने लग जाते हैं, अननेसेसरी काम करने, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे बच्चों परिच्छन बेरोजगारी कहते हैं। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र क्या है? तृतीयक। आप देख सकते हो बैंक कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, परिवहन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब सेवा क्षेत्र में क्या लोग अब ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं काम करने के लिए, खेती जो है खेती छोड़ना चाह रहे हैं अब लोग। क्षेत्रीय बदलाव का क्या अर्थ होता है बच्चों? क्षेत्रीय बदलाव का होता है कृषि से उद्योग बनना। यानी पहले आप देखोगे आज से 20-30 साल पहले आपको हर जगह खेती खेत दिखाई देंगे, लेकिन अब क्या फैक्ट्री ने भी जगह ले लिया, धीरे धीरे फैक्ट्री बन रही है। उद्योग से सेवा में जाना, प्राथमिक से तृतीयक में जाना, यानी कृषि से लेकर जैसे आप देख रहे हो आप जगह जगह बैंक खुल जा रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े ऑफिस खुल रहे हैं। उपरोक्त सभी तो सारे क्या सारी चीज़ हमें ये बताता है, क्षेत्रीय बदलाव बताते हैं। आप भी देखोगे अपने उधर के जैसे मैं रहता हूँ हरियाणा में, तो मैं सोनीपत आज देखता हूँ, सोनीपत आज से 20 साल पहले वहाँ कुछ नहीं था, खेत खेत था, लेकिन आज वो पूरा हब बन चुका है किसका? तृतीयक क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? बैंक कर्मचारी सर सरकारी होते हैं ज़्यादातर, सरकारी शिक्षक सरकारी होते हैं सर, रेलवे कर्मचारी सरकारी होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर कैसे होते हैं बच्चे? असंगठित क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जिस दिन काम करने जाएंगे उतना पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं जाएंगे उतना पैसा नहीं मिलेगा, और इन्हें को छुट्टी भी नहीं मिलती है। खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? खनन करना बच्चों, आपको बताया ना प्राथमिक। क्यों? क्योंकि बच्चों खनन कहाँ से होता है? जहाँ पे पहाड़ है। क्या पहाड़ मैंने और आपने बनाया? नहीं सर, पहाड़ मतलब पत्थर वाले पहाड़। कौन से? पत्थर, पत्थर वाले जो पहाड़ होते हैं वो। तो वो सर नेचुरल रूप से बना है, या तो जब पृथ्वी बनी होगी तो उस टाइम पे वो बना था, लेकिन आज हम ज़रूरत है हमें तो हम पहाड़ को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो चूंकि पहाड़ किसी इंसान ने नहीं बनाया तो इसलिए हमने उसे किस में डाल दिया? प्राथमिक रूप में डाल दिया। चीनी मिल किस क्षेत्र में पाई जाती है? चीनी मिल का मतलब होता है बच्चों उद्योग लगाना, फैक्ट्री लगाना। तो जहाँ भी बच्चों फैक्ट्री की बात हुई, आंख बंद करके आपको क्या निकालना? द्वितीयक क्षेत्र। क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में जैसे मान लो किसान ने गन्ना उगाया तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन गन्ना को फैक्ट्री में ले गए, वहाँ पे क्या बना दिया? फैक्ट्री में चीनी बना दिया, तो चीनी मिल किस में आ गया बच्चों? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। सेवा क्षेत्र का मुख्य काम क्या है? सेवा क्षेत्र का मुख्य काम है बच्चों सेवा देना, जाहिर सी बात है ना। बैंक का काम क्या? जाके वो घर बनाना आपका, या आपके घर के काम करना? नहीं सर, सेवा देना। सेवा कैसे दे सकती है? वो पैसा आपके डिपॉजिट करेगी, आपको लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपको जब भी पैसे की जरूरत हो आप पैसे निकाल सकते हो अपना पैसा। शिक्षित बेरोजगारी का कारण क्या है बच्चों? शिक्षित बेरोजगारी का कारण है नौकरी के अवसर कम होना। क्या होना? नौकरी के अवसर कम होना, यानी जनसंख्या बढ़ी जा रही है, सरकार नौकरी घटाई जा रही है। तो ये बच्चों क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी होता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में? भारत में सबसे अधिक रोजगार है प्राथमिक। आज भी बच्चों चाहे हम कितना डेवलप क्यों नहीं हो, लेकिन आज भी 50 से 55% लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं? खेती पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी खेती से ही उन्हें क्या होता है? इनकम प्राप्त हो रहा है। बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है बच्चों? बैंक अभी बताया सर, इतना आप तो याद हो गया हमें, तृतीय क्षेत्र, क्योंकि बैंक हमें क्या प्रदान करता है सर? सेवा प्रदान करता है, इसलिए वो बच्चों किस में चला जाएगा? तृतीय क्षेत्र में चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब बच्चों होता है पब्लिकली। क्या बच्चों? पब्लिकली। तो क्या लाभ कमाना सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है? जैसे बच्चों रेलवे है, रेलवे क्या मतलब है? लाभ कमाना? नहीं सर, रेलवे का मतलब है लोगों को सुविधा प्रदान करना, यानी कम पैसों में ज़्यादा सुविधा प्राप्त करना। आप देखोगे कि आप बस में या प्राइवेट टेम्पो में ट्रैवल करते हो तो 50-100 रुपये में मुश्किल से आपको वो 50 से 100 किलोमीटर ले जाता है, लेकिन वही अगर आप रेलवे में जाओगे तो 50 रुपये की टिकट में आपको 250, 300 किलोमीटर की सफ़र करा देगा। समाज का सेवा करना? हाँ जी सर। निजी लाभ करना, व्यापार करना? नहीं सर, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है समाज का सेवा करना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सबसे अधिक समस्या क्या होती है? यानी असंगठित क्षेत्र मतलब वो प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा समस्या होती है जो सुरक्षा। क्या बच्चों? सुरक्षा की समस्या होती है। आज देखो वेतन भी ना ठीक ठाक मिलता है। अब ये नहीं है कि आपको वो वेतन ही नहीं दे रहा, फ्री में काम करा प्राइवेट सेक्टर, ऐसा भी नहीं है। भोजन भी देता है, शिक्षा भी देता है, लेकिन बच्चों आपको सुरक्षा कम प्रोवाइड कराता है। आपको ऐसी जगह पे काम करने को दे देगा जहाँ तो ना तो सही से लाइट लगी होगी, ना सही से हवा आसपास हो रही है। ठीक है, जैसा एरिया वैसे में आपको काम करा जा रहा है, जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हो, लेकिन आपको काम करवाया जा रहा है। तृतीय क्षेत्र की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है बच्चों? शहरीकरण हो रहा। जैसे मतलब पहले बच्चों आज से 20-30 साल पहले ज़्यादातर एरिया हमारे हिंदुस्तान में गांव था, लेकिन अब ज़्यादातर एरिया धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है? शहर बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोड बना दिए, बिजली आ गई, स्वास्थ्य आ गई, शिक्षा आ गई, फैक्ट्री आ गई। ठीक है,
इस तरीके से क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। खेत में अधिक मजदूर होने पर कौन सी बेरोजगारी होती है? खेत में अधिक मजदूर होने पर बच्चों परछन बेरोजगारी होती है। जैसे मैंने बताया ना आपको, ये खेत है जिसमें आपके दो घर के दो जने मिलकर खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें 4 जने लगे पड़े खेती करने में, तो ये कौन सी बेरोजगारी है बच्चों? परछन बेरोजगारी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? खेती करना सर, खेती से पैसा कमाते हैं, आर्थिक गतिविधि है। ठीक है। नौकरी करना सर, नौकरी से पैसा कमाते हैं, आर्थिक गतिविधि है। व्यापार करना, व्यापार से सर पैसा कमाएंगे, आर्थिक। पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, जैसे मैंने आज मान लो आपको ये पढ़ाया, तो क्या मुझे पैसे मिले इसके बदले में? नहीं सर। तो ये कौन सी बेरोजगारी होगी? आर्थिक गतिविधि होगी। आर्थिक गतिविधि नहीं है ये। निर्माण उद्योग किस क्षेत्र में आता है बच्चों? निर्माण करना यानी किसी भी चीज़ को क्या करना, प्रोड्यूस करना। तो बच्चों ये किससे उदाहरण में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा बच्चों? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे मैंने बताया ना, गेहूं से क्या निकालना, ब्रेड बनाना। तो ब्रेड क्या हो गया? हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम बाद में जाके खाएंगे दूध के साथ। ठीक है। तो ये बच्चों किसका उदाहरण हो गया? द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, कृषि का। तो बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। किसका? तृतीयक। बैंक सबसे ज़्यादा देख लो योगदान दे रहा हमारे में, बैंक होगी, परिवहन सेवा होगी। ठीक है। और भी आपका ये देख लो, रेलवे हो गया। रेलवे क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? सेवाएं तो प्रोवाइड कर रहा है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा रेलवे से पैसा कमाती है सरकार। रेलवे सरकार का सबसे मुख्य जरिया पैसा कमाने का। अगला क्या बच्चों? स्वरोजगार बढ़ाने से क्या कम होगा? यानी लोग जो है खुद अपना क्या करें, स्टार्टअप स्टार्ट करें, खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उससे बच्चों क्या होगी? बेरोजगारी कम होगी। अगर मान लो मैं खुद का आज अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो अकेले तो कर नहीं पाऊंगा, 2 लोगों को रखना पड़ेगा मुझे। तो इससे क्या होगी? धीरे धीरे बेरोजगारी भारत से कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय बदलाव का सही उदाहरण है? खेती से बैंकिंग करना, बैंकिंग से खेती करना, ऐसा तो है नहीं। आपने ये देखा है कि पहले में बैंक में लोग बैंक में काम करते थे, अब वो खेती में काम कर रहे हैं? नहीं सर। तो ये तो है नहीं बच्चों। शिक्षा से खेती करना यानी आपने क्या, आप एक सरकारी टीचर बन गया और आपने सरकारी टीचर नौकरी छोड़ दी, या आप आईएएस बन गया, आईएएस की नौकरी छोड़ के आप खेती करने जा रहे हो? नहीं सर। उद्योग से खनन करना, ये भी नहीं होगा। यानी आपने अच्छी खासी, आपकी एक फैक्ट्री है लेकिन आपने फैक्ट्री को छोड़ दिया, आप खनन करने चले गए? नहीं। तो खेती से बैंकिंग करना, ये क्या? क्षेत्रीय बदलाव का सही उदाहरण है। यानी पहले मैं खेती किसान का बेटा था, आज लेकिन बैंक में नौकरी लग गया, आईएएस बन गया, सरकारी अधिकारी बन गया। तो ये बच्चों क्या है? क्षेत्रीय बदलाव का सही उदाहरण है। ये देखो बच्चों, मुश्किल से इस बार भी हमने 10 मिनट में अगेन 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो अपना सक्सेसफुली कर लिया। अगर आपको एमसीक्यू समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों ये वो एमसीक्यू है जो पेपर में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, यानी पेपर से ही मैंने उठाया, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 30 एमसीक्यू की तरफ बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए। बच्चों मुद्रा, अगला जो एमसीक्यू है हमारा बच्चों क्या होने वाला है? मुद्रा के बारे में होना। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? यानी मुद्रा का मतलब आप समझ लो पैसा। क्या बच्चों? पैसा। पैसा का मुख्य कार्य क्या होता है? पैसा का मुख्य कार्य होता है बच्चों मूल्य का मापक करना। यानी मान लो एक ब्रेड बनाया मैंने, ठीक है, तो इस ब्रेड की कीमत क्या रखनी है? ठीक है। तो ये बच्चों क्या होगा? उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? मुद्रा का मुख्य कार्य। विनिमय का माध्यम होता है। जैसे मान लो बच्चों मेरी खुद की ब्रेड की कंपनी है, ठीक है। इस ब्रांड को बेच के मैंने बच्चों मान लो 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक अपना खुद का कार खरीदूँ, तो खरीद सकता हूँ ना। पर क्या, सपोज कर लो ये 10 लाख रुपए का ब्रांड, पैसे नहीं, 10 लाख रुपए का ब्रांड मैं कार के शोरूम में जाऊँगा, कार वाले को कहूँ ये लो 10 लाख का ब्रांड और मुझे कार दे दो, क्या वो देगा? नहीं सर। लेकिन अगर मैं 10 लाख रुपए दे दूँ उसे, तो देगा वो? हाँ जी सर। तो क्या करना? विनिमय का माध्यम बनना। मूल्य संचय करना। आज मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए, मैं जाकर बैंक में जमा कर देता हूँ। आज से 20 साल बाद मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं 20 साल बाद 10 लाख रुपए निकाल सकता हूँ, हाँ। लेकिन आज मेरे पास 10 लाख रुपए का ब्रांड है और मैं इसे 10 साल बाद निकालूँ सर, किसी काम का नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, तो मूल्य का, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? सारे ही मुख्य कार्य है। भारत में कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? सर आरबीआई। भारत सरकार नहीं करती है बच्चों, आंसर मत लिख देना। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं करता, ना वित्त मंत्रालय। कौन करता है बच्चों? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? यही पूछा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। जैसे बच्चों बता रहे हैं मेरे पास 1 लाख रुपए का ब्रेड है, क्या 1 लाख रुपए का ब्रेड है, पैसे नहीं है, 1 लाख रुपए का ब्रेड है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कार खरीदने 1 लाख रुपए की, मान लो। अब मैं गया कार वाले के पास, बोला कि आप 1 लाख रुपए का ब्रांड मेरे पास है वो ले लो और 1 लाख की अपनी कार दे दो। देख, दो सिचुएशन हो सकता है कि इस कार वाले को 1 लाख ब्रांड की जरूरत हो, तो वो बोल देगा ठीक है आप कार ले जाओ, 1 लाख ब्रांड दे दो।
तो ये तो बहुत ही मतलब मतलब ये मान लो कि पॉसिबल नहीं है ऐसी इवेंट होना, पर हो सकता है एक बार के लिए। दूसरी घटना क्या हो सकती है कि कार वाला मना कर देगा, ऑब्वियस सी बात है सर, 1 लाख रुपए का ब्रेड क्या करूँगा मैं, एक दिन में थोड़ा खा लूँगा। तो सीधा क्या कर देगा, मुझे मना कर देगा। तो इस सिचुएशन में क्या मैं कार खरीद नहीं पाऊंगा, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना, यानी दोनों को ज़रूरत होना एक दूसरे की, ये सबसे मुश्किल वाली भरी चीज़ होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए। इसलिए बच्चों क्या लिया गया, पैसा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार्केट में जाऊँगा, 1 लाख का ब्रेड बेचूंगा, 1 लाख रुपए कैश आ गया, और 1 लाख रुपए को फिर जाके क्या कर दूंगा, कार वाले को दे दूंगा और वो मुझे कार दे देगा। आधुनिक मुद्रा कौन कौन सी है, सोना। क्या आज आप सोना उपयोग करते हो खरीदने बेचने के लिए, चांदी नहीं, चेक, हाँ जी सर। अनाज, अनाज भी आज के टाइम पे कोई दुकानदार नहीं लेता। अब 1 किलो अनाज लेकर चले जाओ, 1 किलो चीनी ले आओ, नहीं देगा वो आपको। चेक, हाँ चेक में पेमेंट कर देना, आप चेक इशू कर दो, वो ले लेगा एक बार के लिए। बैंक अपने कुल जमा का कितना भार रिजर्व में रखता है, बच्चों बहुत ही कम। ये मतलब कुछ नहीं है, ये अननेसेसरी क्वेश्चन पूछा है। मतलब आपको ये बता दूं, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, CRR, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ लोगे। ये मतलब एक पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है, हमारी मॉनिटरी पॉलिसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है, हर बैंक को कि आपके पास मान लो 100 रुपये है, तो इसमें से आपको 5 रुपये मेरे पास रखना पड़ेगा। क्या, इसमें से आपको 5 रुपये मेरे पास रखना पड़ेगा, हाँ फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपको लौटा दूंगी। तो यही वाली बात है बच्चों, बहुत ही कम हिस्सा क्या होता है हम अपने पास बैंक रिजर्व में रखती है। बस बच्चों इतना ही पढ़ लो, आपके लेवल पे नहीं है ये क्वेश्चन, पर पता नहीं क्यों पूछ रखा था आपके पेपर में। ऋण का अर्थ क्या होता है बच्चों, ऋण का अर्थ होता है पैसे जमा करना, यानी आपने पैसे जमा कर दिए और ऋण हो गया, नहीं पैसा उधार लेना। अरे सर ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था, पैसा उधार लेना ऋण कहलाता है। हाँ बच्चों, ऐसे कॉमन क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। SHG ग्रुप क्या होता है, SHG ग्रुप होता है मतलब सोशल हेल्प ग्रुप, नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप। बच्चों याद, नाम याद कर लेना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का मतलब होता है। इसमें मैंने बच्चों बताया था ना, 8 से 10 महिलाएं मिलकर क्या करती है, एक ग्रुप बनाती है, उसमें वो पैसे जमा करती है, और जिस महिला को जरूरत होती है वो महिला क्या पैसा को उठा लेती है। SHG में समानतः कितने सदस्य होते हैं, 10 से 20 महिला होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा उसमें नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक ऋण का स्रोत नहीं है, औपचारिक ऋण मतलब सरकारी ऋण, ऐसा मान लो, यानी आपकी कागजी कार्रवाई होगी। आपने मान लो कोई साहूकार है, यानी आपके घर गाँव में कोई जमींदार होगा, आपने उससे ऋण लिया, तो क्या आपने कोई फॉर्मेलिटी पूरी करी, कागज वागज, आधार कार्ड पैन कार्ड उसके बाद जमा किया, नहीं सर। किसी व्यापारी से लोन लिया, नहीं सर। हाँ बैंक से लोन लिया सर, आधार कार्ड पैन कार्ड घर के कागजात साइन करवाता 10 जगह, तो हाँ सर ये क्या औपचारिक ऋण है। रिश्तेदारी से लोन लिया, अगर आपने अपने किसी रिश्तेदारी से लोन लिया तो वो ये सब जमा कराता है, नहीं सर। अनौपचारिक ऋण स्रोत क्या है बच्चों, अनौपचारिक ऋण यानी आपने रिश्तेदारी से लिया, कम ब्याज, नहीं सर, अंधाधुंध ब्याज लेता है। सरकारी नियंत्रण का है बात का, सरकारी नियंत्रण सरकार को पता ही नहीं होता। ज़्यादा ब्याज, क्या हो गया आंसर बच्चों, ज़्यादा ब्याज लेते हैं। यानी मान लो आप, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो 10% में बैंक मुझे लोन दे देगी, लेकिन अगर मैं रिश्तेदार से लेता हूँ तो वो मुझे 20 से 30% में लोन लेगा, सीधा दुगुना परसेंट में लोन देता है। तो बच्चों यहाँ पे एक फ़ायदा भी होता है ना अनौपचारिक ऋण में, आपको कागज़ वागज कुछ जमा कराने नहीं होते। ऋण जाल क्या होता है, ऋण जाल का मतलब बच्चों, मैंने पहली बार ऋण लिया, ठीक है, इसको नहीं चुका पाया, तो इस ऋण को चुकाने के लिए मैंने दूसरी बार भी क्या ले लिया, ऋण ले लिया, ताकि मैं क्या कर सकूँ, क्या पहले वाले ऋण को क्या कर सकूँ, चुका सकूँ। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, ऋण जाल कहते हैं, यानी बार बार ऋण लेना। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, चेक किस मुद्रा का उदाहरण है। चेक किस मुद्रा का उदाहरण, चेक कैसा होता है बच्चों, कागज का। सोने का चेक होता है, नहीं सर। तांबे का चेक होता है, नहीं सर। तो बच्चों किसका उदाहरण है, कागजी मुद्रा का। कई बार तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपने पढ़ा हुआ स्कूल में जब सर पढ़ा रहे होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। बच्चों RBI, वीडियो को पॉज करते हैं, यहीं पे सोचो इसका आंसर क्या होने वाला। RBI का मतलब होता है बच्चों, बताता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बच्चों कोई बैंक नहीं है, जैसे आप SBI बैंक होता है, पंजाब नेशनल बैंक होता है जहाँ आप खाता खुलवा सकते हो, नहीं। RBI एक ऐसा बैंक है जो कि सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, यानी कोई भी बैंक आपके साथ फ्रॉड ना कर सके, इस चीज़ को क्या करता है, देखता है। इस चीज़ को क्या करता है बच्चों, वो देखता है। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों रॉयल बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड का बैंक होता है, मतलब इंग्लैंड में जैसे हमारे यहाँ RBI है ना, बस इंग्लैंड में रॉयल बैंक होता है। मुद्रा का कौन सा कार्य भविष्य के लिए बचत से संबंधित है बच्चों, मूल्य संचय।
मतलब बोल रहा है मुद्रा की हमने विशेषता पढ़ी थी क्या क्या बच्चों, एक तो किसी भी वस्तु की हम वो निकाल सकते हैं कि कितनी उसकी कीमत होनी चाहिए। विनिमय का माध्यम होता है, जैसे मान लो मेरा ब्रेड था, 1 लाख रुपए बेच के 1 लाख रुपए कैश में लिया, कार खरीद लिया। मूल्य संचय करना, मतलब अब मैं 1 लाख ब्रेड को 10 साल के लिए स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन 1 लाख रुपए को 10 साल के लिए स्टोर कर सकता। तो वही पूछ रहा मुद्रा का कौन सा कार्य भविष्य के लिए हम बचत से संबंधित है। बच्चों क्या, मूल्य संचयन करना। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, मूल्य संचय। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का उदाहरण, आप बताओ बच्चों। चेक, चेक डिजिटल ही होता नहीं सर, इसे तो हम हाथ से भरते हैं। सिक्का डिजिटल ही होता नहीं सर, हाथ से देते हैं। नोट डिजिटल ही होता नहीं सर, हाथ से देते हैं। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना बच्चों, हाँ। तो ये बच्चों नया क्वेश्चन है जो पूछा था पिछली बार। बैंक ऋण क्यों देता है, बताओ। बैंक आपको लोन क्यों देता है, लाभ कमाने के लिए, जनता की मदद के लिए, कानून के कारण, या कर चुकाने के लिए। नहीं बच्चों, लाभ कमाने के लिए। क्योंकि बच्चों अगर मैंने मान लो बैंक में पैसा जमा करा, क्या करा, जमा करा, तो बैंक मुझे क्या देगा, ब्याज देगा। तो इससे तो बैंक को घाटा हुआ ना, मैंने 100 रुपये जमा करा, बैंक मुझे 101 रुपये दे रहा है, तो यानी 1 रुपया वो अपनी जेब से दे रहा है। तो बैंक अपने आप को प्रॉफिट कमाने के लिए यानी लाभ कमाने के लिए क्या करता है, आपको क्या करेगा, जैसे मैंने 100 रुपये जमा करा ए बंदे ने, इस पर वो 1 रुपया क्या देगा, मुझे ब्याज देगा। लेकिन बी बंदा है, उसको 100 रुपये का लोन चाहिए, तो 100 रुपया दे देगा, उस पर 5 रुपया वो क्या करेगा, ब्याज लेगा। तो मुझे तो 101 रुपया देगा, इससे 105 रुपया लेगा, तो बचा हुआ 4 रुपया वो क्या करेगा, बैंक इसे अपनी कमाई करेगा। तो इस तरीके से बैंक बच्चों काम करता है, यानी 4 रुपये से क्या होगी बच्चों, कमाई होगी, यानी उसका लाभ हो गया। गरीबों के लिए सुरक्षित ऋण कौन सा होता है, गरीबों के लिए सुरक्षित ऋण होता है बच्चों एसएचजी। साहूकार आपको पता है, बड़े बड़े जमींदार एक तो महंगे ब्याज पर लोन देते हैं, प्लस में गरीबों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। व्यापारी भी ऐसे ही करते हैं, रिश्तेदार तो आपको पता ही है। एसएचजी इसका मतलब ही क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बताया था ना बच्चों। 10 से 20 महिला आती है, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करती है, और हर महीने किसी एक महिला को क्या होता है, जिसको जरूरत होती है उसे पैसा दे देती है। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक ऋण का स्रोत है, बैंक से लोन लेना अनौपचारिक है, नहीं सर औपचारिक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेना सर औपचारिक है। ग्रामीण बैंक, आपके गांव में कोई बैंक होगा उससे ऋण औपचारिक है। तो बच्चों साहूकार, साहूकार के बच्चों क्या अनौपचारिक, क्योंकि साहूकार ज़्यादा ब्याज पे क्या रहता है, लोन प्रोवाइड करेगा। मुद्रा का कौन सा कार्य उधार भुगतान से जुड़ा है, उधार भुगतान से जुड़ा है। उधार भुगतान का मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे घुमाया उसने, क्या बताओ, स्थगित भुगतान करना। मतलब आज मैंने फ्रिज खरीदा, तो मैंने सिर्फ 2,000 रुपये की डाउन पेमेंट करी और बोला कि 10,000 रुपये बाद में दे दूंगा। तो ये बच्चों क्या है, मैंने क्या कर दिया, पेमेंट मुझे हालांकि आज ही करनी चाहिए, लेकिन मैंने 1 महीने 2 महीने का टाइम ले लिया। तो मैंने क्या कर दिया, अपने भुगतान को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, यानी आगे वो कर दिया, बढ़ा दिया। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्थगित भुगतान करना। बैंक द्वारा दिया गया ऋण क्या कहलाता है बच्चों, बैंक द्वारा दिया गया ऋण साख कहलाता है। ऋण को ही बच्चों क्या कहते हैं, हम साख भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो क्रेडिट। क्या बच्चों, क्रेडिट। प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा है, यानी प्लास्टिक फॉर्म में कौन सा, सिक्का। क्या सिक्का प्लास्टिक होता है सर, नहीं, सिक्का तो मेटल जैसा होता है, तो ये नहीं है। नोट, क्या प्लास्टिक के नोट मिलते हैं सर, नोट हमें कागज़ के मिलते हैं। चेक प्लास्टिक के मिलते हैं सर, चेक हमें कागज़ के मिलते हैं। बच्चों एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड आपको कागज़ का नहीं मिलता, ना ही मेटल का मिलता है, वो बच्चों किसी से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। तो इसका बच्चों क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एटीएम कार्ड। हाँ, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते थे। औपचारिक ऋण स्रोतों पर नियंत्रण किसका होता है, औपचारिक मतलब बैंक से लोन लेना, किसका बच्चों नियंत्रण होता है औपचारिक ऋण पे, सरकार का। बताया था ना, आरबीआई। आरबीआई कौन चलाता है, सरकार चलाती है, सरकार का नियंत्रण हुआ ना, इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा बैंक से लोन लिया करो, क्योंकि सरकार का क्या होता है, कंट्रोल होता है, सरकार कभी गरीबों का शोषण नहीं करती है, ज़रूरत पड़ने पर वो आपका लोन भी माफ़ कर देती है। मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है सार्वभौमिक स्वीकृति। मतलब मैं, कोई भी दुकानदार हिंदुस्तान में आपका पैसे लेने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई भी दुकानदार बोला नहीं मैं तेरा पैसे लेके ये सामान नहीं दूंगा, आप केस ठोक दो, आपको भारी भरकम मात्रा में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास डॉलर है तो डॉलर ले लेनी, डॉलर वॉलर सब मना कर देगा, लेकिन गांधी जी जिस पर छपे होंगे वो मना नहीं कर सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य था महिला को क्या करना, सशक्तिकरण करना, क्योंकि इसमें 8 से 10 से 12 20 महिला को क्या होता है, ग्रुप होता है जो पैसे जमा करती है। कौन सा ऋण स्रोत सबसे अधिक शोषण करता है, यानी सबसे अधिक गरीबों का शोषण किस में होता है, बैंक में। नहीं सर, बैंक तो सपोर्ट करती है। सहकारी समिति, नहीं सर, सहकारी समिति मतलब ये मान लो गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट बैंक को ही क्या कहता है, सहकारी समिति कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, नहीं सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी शोषण नहीं होता है, हर महीने कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं और एक साथ ज़्यादा मात्रा में पैसा हो जाता है तो एक महीना ले जाती है। साहूकार, साहूकार तो बच्चों शोषित करेगा।
वो 5 का 50% ले लेता है कई बार। तो कौन सी मुद्रा सबसे पहले प्रचलन में आई थी? सबसे पहले कौन सी मुद्रा को उपयोग किया गया था जब धरती बनी थी उस टाइम पे क्या चीज़ चल रहा था? कागज़? नहीं सर, जब धरती पैदा हुई थी उस टाइम पे कागज़ कहाँ चल रहा था? कागज़ तो अभी आया। डिजिटल सर, डिजिटल तो हिंदुस्तान में ही 30 से 40 साल पहले आया था। इससे क्या हिंदुस्तान नहीं था? प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड? नहीं सर, वस्तु, वस्तु विनिमय। यानी आपने देखा होगा पहले, आज से 400 500 साल पहले मेरे पास ब्रेड है तो मैं, ठीक है, मेरे पास मान लो ब्रेड है और ये क्या, सुनार है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेड सुनार को देता हूँ तो एक अच्छी क्वांटिटी में, सुनार उसके बदले मुझे क्या देता, सोना देता। तो पहले इस तरीके से काम चलता था। तो यानी सबसे पहली वस्तु प्रणाली कौन सी थी बच्चों? वस्तु। यानी वस्तु के बदले में वस्तु, लेना देना। बैंक चेक सुविधा क्यों देता है? ताकि क्या हो सके बच्चों, सुरक्षा हो सके। हाँ जी सर, अगर मान लो मुझे आज मान लो 50 लाख रुपए किसी को चुकाना है, तो एक तरीका ये है कि मैं 50 लाख रुपए का कैश गिन के ले चलूँ। तो एक तो देखो, अगर 50 लाख रुपए मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, तो दो खतरे हैं। एक तो मुझे बैग लेकर चलना पड़ेगा, दूसरा चोरी होने का खतरा है। ठीक है, तो सुरक्षा का खतरा हो गया। सुविधा में भी मुझे पैसे बार बार गिनने पड़ेंगे, 50 लाख रुपए गिनने पड़ेंगे। मुझे डर ये रहेगा कि 1 रुपये फालतू तो नहीं जा रहा है, 1 रुपये कम तो नहीं जा रहा। ठीक है, समय भी बहुत लगेगा। 50 लाख रुपए गिने ऐसे थोड़ी ना हो जाते बच्चों, अच्छे अच्छे पसीने छूट जाते 50 लाख गिनने में, अगर मशीन ना हो, हाथ से गिनना पड़े तो सभी बच्चों, एक तो सुरक्षा होगा। अब मान लो मुझे पेमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, चेक ले जाऊँगा अपने जेब में भर के, नॉर्मल इंसान की तरह चलूँगा सड़कों पे, किसी को पता नहीं चलेगा मैं 50 लाख रुपए देने जा रहा हूँ। ऑफिस में जाऊँगा, वहाँ 50 लाख रुपए भरूँगा ऐसे चेक में, और अपने बैंक से पैसे कटवा दूंगा। तो इससे दो सुविधा होगी, एक तो सुरक्षा मिल गई, सुविधा होगी, और समय की बचत होगी। यानी मुझे आप गिनने की जरूरत नहीं है। ऋण की शर्तों में क्या क्या शामिल नहीं होता है? ब्याज दर शामिल होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे पता ही नहीं चला कितने % पे ब्याज है तो मैं कैसे दूंगा? समय, हाँ, ये थोड़ी ना कि अगर मैं आज बैंक से मान लो 50 लाख का लोन ले लूँ, मैं कहूँ 1000 साल बाद दूंगा तुझे लोन, ऐसा थोड़ी ना होगा। एक निश्चित टाइम होता है। जमानत, मतलब घर के कागजात या कुछ ऐसी चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास, जब भी बैंक आपको क्या देगा, लोन देगा। आयकर, आयकर मतलब इनकम, ये नहीं होता बच्चों। आयकर मतलब इनकम टैक्स पे करना, ये ज़रूरी नहीं है। हर कोई इनकम टैक्स पे करे, ये ज़रूरी नहीं है। मुद्रा का कौन सा कार्य वस्तु की तुलना आसान बनाता है? यानी मूल्य मापक करना। जैसे सोने की क्या कीमत होनी चाहिए और एक ब्रेड की क्या कीमत होनी चाहिए, किससे डिपेंड करता है? मुद्रा। मुद्रा बताती है कि ब्रेड आपको 10 रुपये मिल जाएगी, मुद्रा बताएगी कि 1 लाख रुपए दोगे तब आपको सोना मिलेगा। तो मूल्य मापक में बच्चों, मुद्रा वस्तुओं की तुलना करने में आसान होता है। ऋण जाल से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? औपचारिक स्रोत से लोन लेना। सबसे अच्छा उपाय क्या? वैसे बैंक से लोन लेना, SHG से लोन लेना। इस तरीके से अगर लोन लेते हैं तो ये हमारा क्या है, सबसे अच्छा उपाय है। इसमें हमारा शोषण नहीं होता। कई बार सरकार भी खुद ही आगे आके बोल देती है कि बैंक, मतलब ये किसान जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा, इनका लोन अब सरकार पे करेगी, किसानों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। कई बार स्कीम सरकार चलाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि औपचारिक स्रोतों से हमें लोन लेना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। ठीक है बच्चों, अगेन हमने मुश्किल से 10 से 20 मिनट लिया होगा, और अगेन अपना 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, यानी 100+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे अपना MCQ कंप्लीट कर लिया। अगर चैनल बढ़िया लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, जो कि क्या होने वाला है बच्चों, केस स्टडी से क्वेश्चन रिलेटेड होने वाले हैं।